हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों अब तक के हमारे लेक्चर में हम एल्केन्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। हमने उनकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, स्ट्रक्चर के बारे में बात की, आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बात की, प्लस स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म किस तरह से होती है एल्केन में उसके बारे में बात की। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम एल्केन के पहुँचे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एल्केन की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ें हैं, प्लस हम आएंगे उसकी प्रिपरेशन पे, पहली प्रिपरेशन पे एल्कीन से उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, एल्कीन से हमें एल्केन कैसे मिलते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और आप चीज़ें समझ आए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। ठीक है, जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं पहली चीज़ हम वही चीज़ देखते हैं कि जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहा हूँ तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि जी सॉल्युबिलिटी, पहली चीज़ ही हमारे दिमाग में आती है। किसी भी क्लास की जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं पहली चीज़ ही हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी से हमारा मतलब यह है कि कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, वो किस में डिसॉल्व होता है, किस सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होगा, ये चीज़ देखते हैं। और इसके लिए थंब रूल है, सिंपल सी चीज़ कहते हैं हम, लाइक डिसॉल्व लाइक्स, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब समझे, लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब जो जैसा है वो वैसे को डिसॉल्व करेगा, जो जैसा है वो वैसे को ही डिसॉल्व करेगा। तो एल्केन क्या है हमारे पास, एल्केन हमारे पास क्या है, एल्केन हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर से हमारा मतलब क्या है, ऑर्गेनिक तो हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। नॉन पोलर से हमारे पास ये मतलब है कि इनमें पोलैरिटी नहीं होती है। अब एल्केन में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं या कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनमें आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पोलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि कोई बॉन्ड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे। या तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा या कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होगा। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है नहीं कि कोई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे उस बॉन्ड में। तो जो बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल रहता है, नॉन पोलर रहता है, किसी तरफ उसकी शिफ्टिंग नहीं होती है एटम की तरफ। तो ये कौन से कंपाउंड एल्केन हमारे पास, ऑर्गेनिक नॉन पोलर। तो इनको डिसॉल्व करने के लिए, इनको सॉल्युबल करने के लिए हमें सॉल्वेंट भी कौन चाहिए, ऑर्गेनिक नॉन पोलर। तो जो ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो कौन कौन से होते हैं, सपोज हेक्सेन में ये डिसॉल्व हो जाएंगे, बेंजीन में ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ज़ाइलीन में ये डिसॉल्व हो जाएंगे, टोल्यूइन में ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ये जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्वेंट्स हैं, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये सब डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व होते हैं। ये इनकी पहली बात आ गई। हमारे पास पहली बात क्या आई, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे उनमें उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, एल्केन्स की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर होती है। दूसरी चीज़ में हम बात करते हैं, जो हमारे पास एल्केन्स हैं कार्बन 1 से लेके C1 टू C4 मतलब मीथेन से लेके ब्यूटेन तक के जितने कंपाउंड हैं वो सारे गैसियस फॉर्म में हैं, वो सारे गैसियस फॉर्म में हैं, वो सारे गैसियस फॉर्म में हैं। C5 से लेके पेंटेन से लेके C17 तक के जो कंपाउंड है वो हमें मिलते हैं लिक्विड में, वो मिलते हैं हमें लिक्विड फॉर्म में। और जो C18 या इससे हायर हैं वो हमारे पास आते हैं सॉलिड, वो आते हैं हमारे पास सॉलिड। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए 1 से 4 तक जब तक कार्बन, अगर 1 से लेकर 4 तक या एक कार्बन है उसमें, या 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन, 1 कार्बन हुआ तो मीथेन, 2 हुआ तो इथेन, 3 हुआ तो प्रोपेन, 4 हुआ तो ब्यूटेन। तो मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक जितने भी कंपाउंड हैं हमारे पास वो सारे के सारे गैसियस फॉर्म में। अब जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता गया, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बल्की होता गया, बड़ा होता गया, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती गई। वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से दो मॉलिक्यूल के बीच में जब वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आती है तो उससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल पास आना शुरू हो गए। तो पहले गैस थी, पास आने लगे, धीरे धीरे पास आने लगे, लिक्विड बने, फिर और बड़ा हुआ मॉलिक्यूल तो और पास आने लगे, और पास आने लगे, लास्ट में सॉलिड बन गए। तो जो कार्बन 1 से 4 तक के एल्केन है वो है गैस फॉर्म में, 5 से 17 तक के जो एल्केन है वो है लिक्विड फॉर्म में, और 18 और उससे ऊपर वाले हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, ठीक है जी।
अब एक फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बात और कर लेते हैं अपन, एक बात और कर लेते हैं। अब देखिए सिंपलेस्ट सबसे छोटा एल्केन कौन सा है हमारे पास, मीथेन CH4। उसकी होमोलोगस सीरीज में अगला कौन सा होगा, होमोलोगस सीरीज जब हमने इसकी पढ़ी थी, अगला कौन सा होगा, C2H6। ठीक है, तो जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में नीचे बढ़ेंगे, जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में नीचे बढ़ते जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एल्केन्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, हम ऊपर की तरफ कार्बन नंबर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर मैंने डिस्कशन की। अब ये बढ़ता क्यों है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्यों बढ़ता है, सेम लॉजिक है। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या मॉलिक्यूल पास होंगे, तो उनको बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उनमें एनर्जी अब ज़्यादा आ गई, वो अट्रैक्शन ज़्यादा हो रखी है, उस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, उसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए। तो इसीलिए जो टेम्परेचर है वो हमें हाई नोट पर देना पड़ता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो उसका वो बढ़ता है जैसे जैसे हम लोगों सीरीज में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात क्लियर। तो ये हमारी डिस्कशन थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बच्चों इसके बाद हम आते हैं इस लेक्चर के, अब शुरू करते हैं हम थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले पार्ट में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन पे बात करते हैं कि एल्केन हमारे पास प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम एल्केन की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। आज हम उसकी प्रिपरेशन की डिस्कशन करेंगे कि एल्कीन से एल्केन कैसे बनाते हैं। ये आज हमारा इस लेक्चर में इस चीज़ को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या एल्कीन से जब एल्केन बनता है क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसको हम पूरे ध्यान से और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं एल्केन की प्रिपरेशन की। ये हमारी पहली सिंथेसिस है, पहली प्रिपरेशन है एल्केन की जो हम एल्कीन से बनाते हैं। इसको और भी नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे बाकी प्रिपरेशन भी इसकी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे हर प्रिपरेशन को, उसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं, क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं, कैसे कैसे उसके पॉइंट्स हैं, कि जो जो चीज़ें हमें डिस्कस करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर प्रिपरेशन को। ठीक है, आज हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। प्रिपरेशन डिस्कस करने से पहले बच्चों में एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि जो एल्केन्स होते हैं, जो कार्बन 5 तक के एल्केन है, मतलब पेंटेन तक के जो एल्केन है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या पेंटेन, इनको हम लैब में सिंथेसाइज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। पेंटेन तक के मॉलिक्यूल्स को हमें लैब में सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें पेट्रोलियम से या नेचुरल गैस से हम वहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको ले लेते हैं, तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा क्योंकि नेचुरली मिल रहे हैं वो हमें। अब मीथेन के बाद के जो कंपाउंड है, हेक्सेन, एप्टेन या ऑक्टेन या उसके बड़े बड़े जो कंपाउंड है, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नेचुरली क्यों नहीं लेते हैं, पेट्रोलियम से क्यों नहीं निकालते हैं। उनमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल चेन आइसोमर है वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उनके चेन आइसोमर बहुत सारे होते हैं। तो चेन आइसोमर अगर ज़्यादा होंगे तो और उनके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है बहुत कम होता है, तो उनको आपस में सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो हमें प्योर फॉर्म हेक्सेन की प्योर फॉर्म नहीं मिलेगी, उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर हमें बहुत सारे मिलेंगे जिनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमको पेंटेन से ऊपर के जो कंपाउंड है उनको हम लैब में सिंथेसाइज करना प्रेफर करते हैं। जो पेंटेन से ऊपर के कंपाउंड है उनको हम लैब में सिंथेसाइज करना प्रेफर करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम पहली सिंथेसिस एल्केन की। ठीक है, एल्कीन से एल्केन कैसे बनता है, इसको जनरली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n। ये जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का, ये एल्कीन का हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, ये हमारे पास होते हैं कैटालिस्ट्स, ये हमारे पास होते हैं रिएक्शन के कैटालिस्ट, और हमें मिलता है एल्केन CnH2n+2। ये है एल्केन का जनरल फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारे पास आ गए एल्केन। एल्कीन से हमने क्या बनाया, एल्केन। एल्कीन से एल्केन हमने कैसे बनाया, हाइड्रोजन की एडिशन की। हाइड्रोजन की एडिशन किसकी प्रेजेंस में की, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कौन से हैं हमारे पास, मेटल्स हैं जो उनको फाइनली पाउडर्ड मेटल्स हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, ये हैवी मेटल हैं, इनको हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया और हमें लास्ट में मिला एल्केन। प्लस ध्यान रखिए, अब यहाँ पे चीज समझिए, प्लस इसके साथ एक अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा H हीट निकली है। जब किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, हीट किसी रिएक्शन में बाहर निकलती है तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन
तो इससे हमारा मतलब क्या हुआ, हीट हमें बाहर निकली। जब ये रिएक्शन हमने करवाया तो हीट बाहर निकली, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो इससे हम क्या समझे, जब हम एल्कीन से एल्केन बनाएंगे किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। समझ में आई बात बच्चों? हाइड्रोजिनेशन क्यों कहा हमने, एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए जब हमने ये रिएक्शन यूज किया तो हमने इसे हाइड्रोजिनेशन क्यों कहा? हाइड्रोजिनेशन हमने इसलिए कहा इसे क्योंकि इसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की है, H2 हमने ऐड किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन जो है, एल्कीन की जो हाइड्रोजिनेशन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इससे हमारा मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारा मतलब यह है कि जब भी हाइड्रोजिनेशन होगी एल्कीन की और एल्केन बनेगा तो साथ में हीट भी निकलेगी, एनर्जी भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात क्लियर? ठीक है। और इसी को लेके एक टर्म आती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से हम क्या समझते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से हम क्या समझते हैं? अब मैंने कहा कि जब एल्कीन को हाइड्रोजन की ऐड किया और हमारे पास एल्केन मिला तो साथ में हीट भी निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक टर्म आई हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि एक मोल एल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन हुई, एक मोल एल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन हुई, समझिए एक मोल एल्कीन को हाइड्रोजनेशन होने पे जितनी हीट निकली बाहर उस रिएक्शन में एक मोल के लिए, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बात समझ आई बच्चों? एक मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रो एल्कीन जो है, एक मोल एल्कीन जो है उसको जब हमने हाइड्रोजनेट किया और जब एल्केन बनाया तो उसको जब बनाने में जो हीट बाहर निकल रही है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तक बात क्लियर? ठीक है जी। अब बात करते हैं कि कैटलिस्ट कैटलिस्ट का यूज क्यों करते हैं हम? सिंपल एल्कीन प्लस हाइड्रोजन प्लस एल्केन क्यों नहीं लेते? कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन में यूज होता नहीं, हमें पता है कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट हमारे पास वो मॉलिक्यूल है, वो स्पीसीज है जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, पर रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, रिएक्शन में वो उनका कोई कंज्यूम नहीं होते, जैसे डाले थे वैसे ही वापस आ जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए कि बिना इसके भी अगर आप H2 हाइड्रोजनेशन करें तो और इसमें क्या फ़र्क है, तो इसको मैं अगर आपको ग्राफिकली समझाऊँ, एनर्जी के टर्म्स में ग्राफिकली अगर मैं समझाऊँ आपको, तो सपोज अगर वाई एक्सिस पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, वाई एक्सिस पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी है और इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख दूं मैं, इस तरफ अगर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इस तरफ अगर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अब यहां पे मेरा रिएक्टेंट है एनर्जी की इस फॉर्म, यहां पे एनर्जी, इस एनर्जी पे रिएक्टेंट अभी खड़ा हुआ है। अगर मैं कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूं तो रिएक्शन कुछ इस तरह से चलता है। अगर मैं कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूं, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट यहां पे एनर्जी पे खड़ा है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट नीचे खड़ा है, मतलब इतनी एनर्जी तो निकल रही है, इतनी एनर्जी तो निकल रही है। रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे था, उसको हीट पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, समझिए मेरी बात को, इस चीज को समझिए बच्चों। रिएक्टेंट था, ठीक है, उस पर हमने हाइड्रोजन डाली, अगर मैं कोई कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो इतना, ये वाला ग्राफ आ रहा है, ये मतलब इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी तब जाके वो अपने पास प्रोडक्ट में आएगा। यहां से फिर एनर्जी कम होना शुरू होती है, यहां से एनर्जी कम होना शुरू होती है। पर अगर मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, सपोज, तो कैटलिस्ट की जो चलता है ग्राफ वो हमारे पास इस तरह से आता है। अब इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? इसकी मैक्सिमम एनर्जी ये है, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। अगर मैं कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूं तो मेरे को इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, तब जाके प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर मैं कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूं, कैटलिस्ट को यूज नहीं कर रहा हूं, तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। और जब मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं तो मुझे एनर्जी सिर्फ इतनी देनी पड़ रही है, तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा, ये ज्यादा है,
तो अगर मैं कैटलिस्ट यूज करता हूँ तो मेरे को एनर्जी कम देनी पड़ रही है, मतलब कम टेम्परेचर में उस रिएक्शन को मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, उस रिएक्शन को मैं कम टेम्परेचर पे प्रोसीड कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिएक्टेंट को। पर अगर मैं कैटलिस्ट यूज करूँ तो मुझे उसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब तक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उसको नहीं मिल जाती है। पर अगर मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ तो मुझे हीट कम देनी पड़ेगी और लास्ट में प्रोडक्ट की एनर्जी वही रहेगी। मतलब दोनों के बीच की जो एनर्जी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी जो बीच के डिफरेंस है वो कम नहीं हो रहा है, वो सेम रह रहा है, उसमें ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस जो हीट हमें उसको रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए चाहिए उसमें फर्क आता है। कैटलिस्ट का रोल ही ये होता है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट का रोल ही ये है कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, कोई मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे उनके मैकेनिज्म अच्छे हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस पढ़ेंगे उनके मैकेनिज्म अच्छे हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे किस तरह से होता है। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो पहली चीज हमें जो हाइड्रोजनेशन में हमें सबसे पहली चीज हमें क्या पता है, हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या है हमारे पास, हैवी मेटल्स हैं, फाइनली पाउडर्ड हैवी मेटल होते हैं। अगर जो पाउडर्ड फॉर्म में हैवी मेटल होते हैं उसका क्या होता है, हाई सरफेस एरिया उनका बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमें जो इसका मैकेनिज्म सरफेस केमिस्ट्री का फिनोमिना लगता है, सरफेस केमिस्ट्री चलती है, सरफेस केमिस्ट्री का फिनोमिना चलता है। सरफेस केमिस्ट्री का फिनोमिना क्या चलता है, एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना चलता है। क्या चलता है उसको हम समझते हैं कि सपोज ये हमारे पास पीडी है, पैलेडियम है, मेटल है, पीडी का मेटल है। ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन इस पे एब्जॉर्ब होती है एच की फॉर्म में, हाइड्रोजन इसके ऊपर एच की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है और जो हमारे पास एल्कीन है, जो हमारे पास एल्कीन है ये है उसका पाई बॉन्ड। ठीक है, यहां पे है इसका पाई बॉन्ड, यहां से वो अपने इलेक्ट्रॉन सरफेस फिनोमेना की तरह से यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेती है और लास्ट में हमारे पास एल्केन हमें मिलता है। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज्म नहीं है इसका। जो H2 है मेटल सरफेस पे लगेगी, ये हमारे पास मेटल है जो कैटलिस्ट की तरह हमने यूज किया, मेटल के सरफेस पे लगेगी। एल्कीन जो है उसके पास आएगी, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो ब्रेक होके हाइड्रोजन से अपना हाइड्रोजन से बॉन्डिंग शेयर करके और अपने पास लास्ट में एल्केन बनाता है। सरफेस फिनोमेना लगता है, एड्जॉर्प्शन की फिनोमेना पे अपन सरफेस केमिस्ट्री के मैकेनिज्म पे इसको लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। तो ठीक है, ये हमारे पास आज बात डिस्कस होगी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कीन से। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम चलेंगे कि अब और कौन कौन से एल्काइल हैलाइड से इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, एल्काइल हैलाइड से भी दो तरीके से इसकी सिंथेसिस होती है वो भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। प्लस अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।